बोलिए परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट हम लोग देख लिए। कल देख रहे थे इनोलाइजेशन, एंड इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम फॉर व्हाट, मेजर और माइनर। एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल ज़्यादा, तो उसका अमाउंट ज़्यादा, मतलब ड्राइविंग फोर्स इज स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। और बेसिक मीडियम में एसिडिटी ऑफ, यस, जिसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा रहेगा उस वो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, है या ना, क्योंकि उसके कार्बन पे ही निगेटिव बनने वाला है और मोर स्टेबल निगेटिव रहेगा, मोर स्टेबल कार्बन आयन रहेगा। तो जनरली मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ए रिएक्शन के पॉइंट अभी तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मोस्टली मोर स्टेबल इंटरमीडिएट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर प्रोडक्ट, बट द सिचुएशन वेयर वी गेट सेम इंटरमीडिएट जस्ट लाइक इन एसिडिक मीडियम, जहाँ पे क्या हुआ था, कार्बोनाइल ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ, अब वो बात कॉमन हो गया दोनों तरफ के हाइड्रोजन के लिए, तो उस केस में हम लोग फिर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का मेजर अलग रहता है इनॉल में, बट दिस इज नॉट ए रूल, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। एक्टिव मिथाइलिन में दोनों क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो ओके सर, इसको रूल नहीं बनाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू याद रखेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन तो आप निकाल लेंगे ना, ये तो आप टॉपिक पढ़ा दिए। और एकदम यहाँ देखते रहिएगा, इंटरेक्शन नहीं चाहिए, कोई कुछ बोलते रहे सुनिए ही मत, नहीं तो मुझे लगता है कि कोई बात हुआ क्या। और कल एक मैं आप लोग को काम दिया था, बोलिए क्या। हाँ देखे थे, 10 ही क्वेश्चन था उसमें। कौन कौन लोग देख कर आया है, कौन कौन मेरे बातों को सही से फॉलो करता है। वेरी गुड, कम से कम बात तो माने। आप तो पहले ही बना लिए, फिर से भी बना लिए होंगे। आप बात क्यों नहीं सुनते हो भाई, क्यों भूल गया, मतलब टीचर के बात को ही भूल जाते हैं। कल तो बोले थे, रिक्वेस्ट किए थे ना कि आज इतना पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, बस 10 क्वेश्चन में 10 मिनट लगता, वो भी 10 मिनट नहीं लगता जितना पढ़ा दिए हैं। परसेंटेज ऑफ इनॉल वाला क्वेश्चन या इनॉल टोटोमेरियम वाला पार्ट कम से कम बना लीजिएगा। इतना तो दिमाग है ना कि आइसोमेरियम में खोज पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन टोटोमेरियम पे है, जी उसी वाला पार्ट में, तो क्यों नहीं किए। एक कम से कम तो काम कर लेना चाहिए था, नहीं तो क्लास कैटली से निकले फिर आप कौन मैं कौन, या दिमाग में रहना चाहिए। बात नहीं रहता, इसका मतलब वहाँ पे ही आपका सिंसियरिटी दिखा दिया कि टीचर का दिमाग में बात जा ही रहा है। हर दिन तो ऐसा बात बोलता नहीं हूँ, किसी एक दिन बोला कि आज ही जाके देख लीजिएगा, कोई तो बजा रहा हैगा, डांट नहीं रहा हूँ, वैसा नहीं, इस बात को अदरवाइज मत लीजिए। मेरा भी काम है 4 महीना आप लोग को सही तरीके से रिजल्ट हो जाएगा तो लाइफ टाइम याद रखिएगा कि हाँ डॉक्टर बन गए। इसलिए अभी बातों को समझिए और जो बोलते हैं उसको कीजिए। वो 10 क्वेश्चन मैं कॉन्फिडेंस के लिए बोला था कि बना लीजिएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग किस लेवल पे काम कर लिए टोटोमिज्म में। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम से जिस दिन जो बोलेंगे वही काम कर लीजिएगा, ठीक है। आधा घंटा सोने में लेट हुआ कोई बात नहीं है। मेजर एंड माइनर, एंड गो थ्रू द मैकेनिज्म। जैसे मैं मैकेनिज्म ड्रॉ किया था ना, कहाँ पे H+ गया, फिर कैसे बॉन्ड शिफ्ट हुआ।
बहुत फास्ट पेन चलना पड़ेगा। देख लो सही है। इधर तो OH यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ, इधर यही था ना। कौन सा मीडियम है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में क्या देखने के बोले मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए? स्टेबिलिटी। यहाँ देखिएगा हर्षिता, तो यहाँ पे विजुअल आर मोर स्टेबल एंड वाई। आप ही, बाकी कोई नहीं बताएगा, आपसे भी पूछूंगा, बोलिए। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए मैं कल सिखा रहा था कि सबसे पहले तो रेजोनेंस देखेंगे। किसी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी के लिए क्या हम लोग क्या देखते हैं? उसमें कोई प्रोसेस देखते रहते हैं, और रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा कोई प्रोसेस क्या करता है? मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, राइट। तो रेजोनेंस तो दोनों में मोटा मोटी कॉमन है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अनकॉमन फैक्टर क्या था यहाँ पे कि नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हो रहा था, जिसका नाम दूसरा नाम हाइपर कंजन। यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ पे हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज़्यादा है? एक मिनट, उनको इसमें थोड़ा डाउट है, कल क्लास को छोड़ दिए ना, सुबह क्लास नहीं किए थे, और ये टॉपिक रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना हाइपर कंजुगेबल? आंसर ऐसा दीजिएगा कि मुझे सुनाई पड़े, बोले। हाइपर कंजुगेबल, बाकी कोई नहीं हिंट देगा, क्योंकि उनको तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, एग्जाम में तो आप रहिएगा नहीं। हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन हम कैसे काउंट करते थे? मैं तो ऐसे काउंट करता हूँ कि sp3 कार्बन का CH सिग्मा, और वो किसके साथ हाइपर कंजन करेगा? अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। अल्कीन का मतलब सी डबल बॉन्ड सी, ये है। अब उसके बाद इसके साथ कंजुगेशन में sp3 कार्बन देखना है, उसका हाइड्रोजन। ये कौन सा है? sp3 कार्बन। मैं तो अपने टाइम पे ऐसे काउंट करता था, CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आप लोग कैसे काउंट करते हैं? तो ऐसे काउंट करने में तो ये बच्चों का गेम है, गलत नहीं होना चाहिए। CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और 2 2 4, CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 7 हो गया ना। 3 रहेगा या 7 रहेगा? और क्या आप लोग को हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन काउंट नहीं करवाए हैं जब हाइपर कंजुगेबल पढ़ाए थे? तो क्लास में इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्लास कीजिए कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल, अभी आपके पास, आपको 11th क्लास के बच्चे नहीं हो कि आपके पास 2 साल टाइम है। क्लास में इतना कॉन्सेंट्रेटेड सर में रहना है, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से बैठना है कि एकदम बातें यहाँ पे सेट हो जाके, हाँ सर ने क्या बोला है। तो यहाँ पे 7 हाइपर कंजुगेबल। आपको लगता है कि आपके पास पंचवर्षीय योजना का टाइम है? इतना टाइम पेरेंट्स देंगे? जो करना है इसी बार डू एंड डाई करना है, राइट। यहाँ पे हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? इसमें 3 रहेगा, समझे स्टूडेंट। तो यहाँ पे में ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल। और ये और एसिडिक मीडियम में जिसका स्टेबिलिटी, जिस इनॉल का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सॉरी यहाँ का, तो एक्चुअल में जनरली हम लोग, एक मिनट यहाँ देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखकर मेजर माइनर नहीं बोलते हैं, वो डिसाइड करता है इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी। बट मैं यहाँ पे बार बार क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब कॉमन इंटरमीडिएट रहेगा, क्या रहेगा? इंटरमीडिएट कॉमन इस तरफ, और इस तरफ के लिए ये अनकॉमन है या कॉमन है? कॉमन है। और सबस्ट्रेट भी कॉमन, क्या कॉमन? सबस्ट्रेट भी कॉमन और इंटरमीडिएट भी कॉमन। तब 2 पॉसिबल प्रोडक्ट है, तब उस केस में देखते हैं। और ये मैं बोला था कि अगर बात भूल भी गया तो बस की पॉइंट याद रखिएगा कि एसिडिक मीडियम है, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल, जो इनॉल ज़्यादा स्टेबल रहता है। हाँ, इसमें कोई डिबेट अगर मुझसे करता कि क्यों ऐसा,
तो उसको समझाने के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ए क्या रहेगा स्टूडेंट, मेजर, अरे क्या रहेगा माइनर। अब देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जब अल्कोहल पढ़ाते रहेंगे वहाँ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फिर से इस बात को लिखवाऊंगा, ऑलवेज थ्रू इनॉल। किसके थ्रू होगा, इनॉल बनाकर ही होगा। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है और कौन सा प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन होने के बाद मेजर रहेगा। तो अगर यहाँ पे बात नहीं जानते रहेंगे, बातों को समझिए, यहाँ पे अगर नहीं जानते रहेंगे, ये बात अगर नहीं जानते, और एक कीटोन है करेक्ट, और एक केस में ऐसे ले लिए MnO4 OH माइनस और K2Cr2O7 H प्लस। अरे बात आपको नहीं पता, तो आपको तो लगता है बस दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेम ही प्रोडक्ट देगा। बट यहाँ पे सारा गेम किसका था, मीडियम का था। तो इस केस में यहाँ पे मेजर बनाकर सोचेंगे, कहाँ पे मेजर, अल्कीन बनाकर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के सोचेंगे, हाँ या ना, बेसिक मीडियम है। इस केस में कहाँ पे डबल बॉन्ड बना के सोचिएगा, यहाँ पे। तो वहाँ पे इसलिए मैं कल के क्लास में एक लिखवाया था कि वैसा सारा रिएक्शन कीटोन का जो इनॉल के थ्रू होता है, इनॉल बनने के बाद आगे बढ़ता है, उसमें बी केयरफुल अबाउट व्हाट, मीडियम। समझ गए, क्या बोले, नहीं वो एक काम तो देख चुका है ना, जस्ट मैं एक यहाँ पे डेमो दिया कि कीटोन का ऑक्सीजन ऑलवेज थ्रू इनॉल। तो यहाँ पे बस इतना लिखने से काम चल जाएगा, बी केयरफुल अबाउट मीडियम। इसलिए यहाँ पे कुछ और लेके आगे बढ़ेंगे, इसमें यहाँ पे अरे रिएक्शन दोबारा लूँगा, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बस ये लाइन याद रखिएगा। अरे ऐसे फिजिकली नहीं, वो सारा रिएक्शन जो इनोलाइजेशन के थ्रू होता है, यही तो बोला था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी रिएक्शन मुझे मिलेगा जो इनोलाइजेशन के थ्रू होता है, इनोल बनने के बाद होता है, तो वो रिएक्शन में हम लोग मीडियम का केयर करेंगे, बी केयरफुल अबाउट मीडियम, अदरवाइज रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाएगा। अब लिखिए, अभी जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो 3 बार IIT में पूछा हुआ है, जेईई मेन में, और जो क्वेश्चन जेईई मेन में आ गया है, देखिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हैं नहीं कि सर क्वेश्चन रिपीट होता है, नहीं होता, क्वेश्चन नहीं रिपीट होता, थीम तो रिपीट होता है। आप लोग CP माइनस CV, ये तो सब लोग जानता होगा क्या होता है, R करेक्ट। CP क्या था, क्या है यहाँ पे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आए क्या है, और जो बात आपके दिमाग में बिल्कुल यहाँ पे बैठा हुआ है, वो बात एग्जामिनर को ही पता है। तो क्वेश्चन वो ऐसे सेट कर दिए थे, CP एंड CV, और हम लोग इतना जल्दीबाजी में रहते हैं कि वर्ड को, इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप मिस कर जाएगा। डैम सर वो जो चाहते हैं वही आप काम कीजिएगा। CP एंड CV आर स्पेसिफिक, ये लिख दिए। एक मिनट रुकिए, CP एंड CV आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, ये मेंशन कर दिया। अब तब बोले CP माइनस CV इक्वल टू ए नाइट्रोजन, और CP माइनस CV इक्वल टू B हाइड्रोजन, और तब ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है A इक्वल टू B, A इक्वल टू 14B, 14A इक्वल टू B, और D तो आप लोग को पता ही है। आप जैसे ही CP और CV देखिएगा, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये कोई क्वेश्चन है, CP माइनस CV इक्वल A इक्वल टू B, यही रहेगा ना। और वो बात उनको भी पता है कि आप CP और CV देखिएगा, बाकी पढ़िएगा ही नहीं, राइट। बाकी देखिए कौन सा गैस है, और यहाँ पे आपको फंसा दिए। ये मोलर है लिखे थे या स्पेसिफिक, मेरी, हाँ, अगर SP एंड SB लिखते तब आप रुकते भी, SP स्पेसिफिक, मोलर नहीं है। बट वो एस टर्म यूज किया ही नहीं, वो यही टर्म यूज़ करते रहे, बोला कि मैं, लेकिन मैं इसको मान रहा हूँ स्पेसिफिक।
तो यहाँ से मिस्टेक हो गया आपका, ए इक्वल टू बी। यहाँ पे वो था मोलर के लिए, नॉट स्पेसिफिक के लिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? हीट पर यूनिट मास पर डिग्री। तो पर यूनिट मास में तो 1 ग्राम भी तो हो सकता है ना। और यह स्पेसिफिक में कितना से मल्टीप्लाई करें कि मोलर मास बन जाए? ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी, करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि स्पेसिफिक कैपेसिटी के लिए इसमें डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब रहेगा तो ये स्पेसिफिक था ना भाई, करेक्ट। तो स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा, समझ में आ गया है बात? तो एस इक्वल टू क्या लिखिएगा? सी पी बाई एम, बड़ा सा सी लिख देते हैं या सी पी डैश बोल देते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे सी पी डैश माइनस सी वी, या एक काम कीजिए ना, एक डेरिवेशन दिखा देता हूँ जो आप जानते हैं, और इसके बदले क्या लिखेंगे? सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, आप जानते हैं। यहाँ तक दिख रहा है? हाँ है ना? क्या हुआ? हाँ देखते हैं, पहले यहाँ तो समझ लीजिए। तो स्पेसिफिक के टर्म में ये फार्मूला बनेगा, या पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में, ठीक है। आर बाई एम। तो एक्चुअल में इसके लिए यहाँ पे क्या रहेगा? ये स्पेसिफिक था ना, तो आर बाई 28, और इसके लिए क्या रहेगा भाई? आर बाई 2। इसका मतलब ए इक्वल टू आर बाई 28, बी इक्वल टू आर बाई 2। तब ए और बी का रिलेशन निकाल लेंगे, डिवाइड कर दीजिए। तो ए बाई बी इक्वल टू वाट? 1/14। ए बाई बी इक्वल टू वाट? बी इक्वल टू 14 है। बी इक्वल टू वाट? ये रहेगा ना, बी रहेगा या सी थर्ड रहेगा? तो उल्टा करने में तो -1 आ जाएगा भाई, ठीक है। कितना अच्छा तो ऐड बनाया है, जल्दी करना, जल्दीबाजी नहीं, मार्क्स लाना है। अब यहाँ देखिए, माइंड गेम हो गया ये, मतलब ये जानबूझ के मिस्टेक करवाया गया, और ये बात 3 बार पूछा गया क्वेश्चन में। जैसे आप फॉलो कीजिएगा तो अब क्वेश्चन आपको याद भी होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला बार 2017 का AITREE में आया, दूसरा बार 2011 के एम्स में आया, और तीसरा बार 2017 का JEE मेन में आया। 4th टाइम फिर से आने वाला है, तो केयरफुल रहिएगा। क्वेश्चन बैंक से तो यही तो फायदा होगा आप लोग को। और कैसा क्वेश्चन, तो सर आपको कैसे पता है इतना बार आया है? तो मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था किसी बैच का, इसी टॉपिक का, जगह 3 बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक से ही फायदा रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारा क्रीम पॉइंट निकल के आ जाएगा क्वेश्चन बैंक से। नहीं कि कहाँ पे हम लोग से मिस्टेक हो सकता था और कैसे कैसे हो सकता था, वो वहाँ पे फाइनल टच, करेक्ट है ना। तो मोलर एस्पेक्ट सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा। वैसे ही एक और क्वेश्चन जो आ सकता है वो है आइसोटोपिक एक्सचेंज। ये भी 3 बार आया हुआ JEE में, तो आप लोग का भी शायद आ सकता है। देखिए आइसोटोपिक एक्सचेंज, यहाँ देखें स्टूडेंट, H2O प्लस D2O क्या बनेगा? वाटर प्लस वाटर, यहाँ देखिए, मजाक मत कीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डेल माइनस ए डेल डैश माइनस, करेक्ट। ए डेल प्लस डेल डैश प्लस बोल देते हैं, हालांकि डेल डैश प्लस बाई 2 रहेगा, बट मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि इसका इंटरेक्शन इसके ऑक्सीजन के साथ होगा, इसका इंटरेक्शन इस ऑक्सीजन के साथ। और आइसोटोपिक एक्सचेंज करने के लिए किसी में भी अगर आइसोटोपिक एक्सचेंज होता है तो ऑलवेज OH बनाकर करना है। क्या बनाकर करना है? OH बनाकर करना है। तो A किसके साथ चला जाएगा? D चला जाएगा इसके ऑक्सीजन के साथ, और इसका H आ जाएगा इसके ऑक्सीजन के साथ, और तब क्या बन जाएगा? HOD। ठीक है, किस तरह से इंटरेक्शन हुआ आप समझ में आ गया? तो आइसोटोपिक एक्सचेंज के लिए सबसे बड़ा की पॉइंट क्या बनाकर करना है? डायरेक्ट ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बनाकर या ऑक्सीजन को OH बनाकर? OH बनाकर। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एसिड नहीं है, सोडियम। आप लोग डी को हाइड्रोजन मानने से क्या प्रॉब्लम है? डी भी हाइड्रोजन नहीं, आइसोटोप है, ड्यूटेरियम, राइट। तो NaOH के जैसा ही NaOD और D2O हेवी वाटर। अब तब पूछा गया है, इसको बोल दिया गया है एक्सेस, करेक्ट। तो जिस साल फर्स्ट टाइम, सेकेंड और थर्ड टाइम भी आया है, उस साल एक्चुअली पहले ही बोला गया था कि यहाँ से ये बन रहा है एक्सप्लेन। तो सबसे बढ़िया बात तो ये रहेगा ना कि अगर सपोज मैंने प्रोडक्ट सबसेट दिया, रेंज दिया, प्रोडक्ट भी मैं ही दे दिया, तब आपको मैकेनिज्म पूछ रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे। लगता है पहले मैकेनिज्म आया होगा। मैकेनिज्म आने का मतलब है कि आप मॉलिक्यूल को पकड़ के रिएक्शन करवा रहे हैं, वो आपके हाथ में है। वो तो भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता है ठीक से, तो आप पकड़ कैसे पाएंगे? वो तो रिएक्शन तो खुद होगा ना, आपने रिएजेंट मिलाया, प्रोडक्ट बना। वो कौन प्रोडक्ट के लिए अब हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म बहुत सारा हो सकता है, कौन सा सूटेबल मैकेनिज्म होगा। अभी नजर आ रहा है? चलिए, तो एक्चुअल में यहाँ पे तो नहीं लगता है कि जहाँ पे H है वहाँ पे D आ गया, H रिप्लेस्ड बाय D, आइसोटोपिक एक्सचेंज। सो कौन सा एक्सचेंज बोलिएगा? बाकी ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। तो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे क्या सिखाया कि अगर H आइसोटोपिक एक्सचेंज होगा तो ऑलवेज OH बनाकर करते हैं। कैसे बनाकर? तो यहाँ पे तो OH है नहीं सर, तो पहले OH बनाएंगे, इनॉल बनाएंगे, हाँ या ना। CH2 डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पे स्टूडेंट करेक्ट है ना। इसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा? इसके साथ होगा, और इसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा? और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C OD। बातों को समझिए। अब फिर ये टॉटोमराइज करेगा, CH2 D C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस कार्बन के पास जो 3 हाइड्रोजन था वहाँ पे 1 हाइड्रोजन हम लोग 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, थ्रू व्हाट? थ्रू इनोलाइजेशन। पहले इनोल बनाए, एक्सचेंज किए, फिर टॉटोमराइज करके। क्योंकि सर वापस यहाँ पे क्यों आए? तो वापस आने के लिए बोला हुआ कि ये बन रहा है प्रोडक्ट में, पहले ही बोला कि एक अगर बनता है तो कैसे होगा। और यही सेम प्रोसेस और कितना बार होगा? 5 मोर टाइम्स। 5 फिर से दूसरा हाइड्रोजन जाएगा, OH बनेगा, उसका एक्सचेंज होगा, वापस आएगा। तो सर OH क्यों बनेगा? क्योंकि सिखाए हैं OH बनाकर ही एक्सचेंज करेंगे। क्या बनाकर?
बनाकर, करेक्ट है ना? तो हाउ मेनी मोर लिख लीजिए, 5 मोर टाइम्स बाय फॉलोइंग सेम मैकेनिज्म वी गेट CD3 C डबल बॉन्ड O CD3। यहाँ देखिए CH3 NO2 D2O एक्सेस। क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा, आया ना? यस, इसका मतलब H लिए हैं, D2 लिए हैं, तो यहाँ पे आइसोटोपिक एक्सचेंज का ही बात है। ये बन जाएगा CD3NO2। क्या बोले? अच्छा, लेकिन जनरली मेरा इंटरेस्ट इसमें था ना, क्वेश्चन में बोला गया कि ये बन गया है। बाकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। साइड प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में कंसर्न नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो HOD बन जाएगा उसके लिए बहुत आपको सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आइसोटोपिक एक्सचेंज का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन जो स्ट्रक्चरल, आज ये काम कर लीजिएगा। आज 2 काम अब दे रहा हूँ, कल एक काम छोड़ दिए ना। आज पहला काम है कि क्वेश्चन बैंक नीट का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन नीट या CBSE 3 चीज़ का फॉलो करना है आपको। CBSE ही नीट है और नीट ही IPMT है। सब 3 अलग अलग नाम है, लेकिन है एक ही लेवल का क्वेश्चन रहता है। इसलिए मुझे तो आज तक डिफरेंस समझ में नहीं आया। जब कुछ आप में से कुछ लोग बोलते हैं सर ये CBSE में आया हुआ है, थोड़ा टफ है, आज से बहुत पहले पूछा हुआ है। जनरली बायो में ऐसा क्वेश्चन आप लोग रेज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको मैं स्कोप देता ही नहीं हूँ रेज करने का, क्योंकि मैं बोलिएगा तो मैं 2017 क्वेश्चन ले लूँगा, उस साल का ले लूँगा और लेवल कंपेयर कर लूँगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल लेवल का है। इसलिए CBSE का ही नाम AIPMT है, उसका ही 3rd नाम नीट है, और उसी का 4th थोड़ा बड़ा नाम है एम्स, ठीक है। तो चारों का क्वेश्चन अगर जितना मिलता है इस कॉन्सेप्ट पे, टॉटोमिज्म पे, और मेरे असाइनमेंट का टॉटोमिज्म का क्वेश्चन आज ही सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में भूल जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग आइसोमेरिज्म का अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चरल। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बात मत कीजिएगा, यहाँ देखिए, व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। जो मैं पढ़ाया हूँ वही बोलिएगा। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो का डिफरेंस क्या था? नहीं, देखना नहीं है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, स्ट्रक्चरल। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, उसको स्टीरियो। इज इट राइट? ओके स्टूडेंट, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 कैटेगरी, कौन कौन सा? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये मैं डिवाइड नहीं किया था भाई, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल, करेक्ट। अब पहले इन दोनों का तो डिफरेंस समझ लेते हैं, डिवाइड पहले ही कर देंगे। सिस्टमैटिक पढ़िए। व्हाट द डिफरेंस? कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल का डिफरेंस क्या रहेगा? लिखिए,
दोज स्टीरियो आइसोमर, इसका एक लाइन लिखिए, दोज स्टीरियो आइसोमर which cannot be interconverted, those stereoisomer which cannot be interconverted without breaking any bond। यहाँ देखिए डिफिनेशन एक लाइन का होता है, लेकिन कॉन्क्रीट किसी टॉपिक का मेन थीम होता है। जैसे मैं बोलता हूँ डिफाइनिंग इक्वेशन, बर्गडन का dW=PdV, वो भाई वो डिफाइनिंग है, वो हर चीज़ के लिए वैलिड रहेगा। तो डिफिनेशन बहुत बड़ा चीज़ होता है, कंक्लूजन होता है किसी चीज़ का, राइट। दो स्टीरियो आइसोमर विच कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, बिना ब्रेक किए हुए इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और यहाँ पे लिखिए कॉन्फॉर्मेशनल के लिए, दो स्टीरियो आइसोमर विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट, मैं तो अभी नहीं पढ़ाया हूँ, बट इतना पद तो पता है आपको कि सीस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो कॉन्फिगरेशनल का दो कैटेगरी रहेगा, कौन कौन सा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिक। यहाँ देखिए कॉन्फिगरेशनल का कितना कैटेगरी, इसका मतलब इसमें और इसमें वन ज्योमेट्रिकल आइसोमर को दूसरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट होगा या एटलीस्ट वन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो है मेन डिफिनेशन। तो मान लेते हैं कि सीस से ट्रांस पे आना है, बातों को समझिएगा। सीस से ट्रांस पे अगर आना है तो ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोटेशन स्मूथ रोटेशन रहेगा। समटाइम्स मान लेते हैं कि कोई नायलन का स्ट्रिंग है, एक किनारा आप पकड़े हुए हैं, दूसरा किनारा को मैं पकड़ के ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो घूमेगा तो स्ट्रिंग, लेकिन नहीं लेता, उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन आएगा, एक स्ट्रिंग में एक स्ट्रेन आ जाएगा, करेक्ट। वैसे ही लेकिन वो रोटेट करेगा। बट यहाँ देखिएगा, तो वैसे ही सिंगल बॉन्ड में, ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, वो बिना ब्रेक के हुए रोटेट हो सकता है। बट अगर वो डबल बॉन्ड है तो क्या डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, या रोटेशन लेने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा? रोटेशन लेने के लिए बॉन्ड को, दिस इज द रीजन कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है, तो क्या डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं होगा। कन्वर्ट करने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड है, राइट। तो इसको मैं पढ़ाऊँगा अंडर द हेडिंग सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन, लेकिन अभी के लिए थोड़ा समझा देता हूँ। तो उसमें एक मेथड जो सबसे आसान मेथड होता है, वो दो मेथड्स, यहाँ एक मिनट पहले समझिए, मैं टाइम दूंगा इसको लिखने के लिए। तो उसमें दो सबसे आसान मेथड है, एक है जस्ट बाय हीटिंग और दूसरा बात है सबसे आसान बाय यूज ऑफ H+, बाय यूज ऑफ। और ये जो बाय यूज ऑफ H+ है, वो मैं अल्कीन का प्रिपरेशन का पहला रिएक्शन लूँगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हीट करते हैं तो इस कार्बन और इस कार्बन में, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, करेक्ट। तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, वही नहीं है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं रहेगा और बॉन्ड ब्रेक होना है, तो वहाँ पे हेट्रोलिटिक ब्रेकेज होगा या होमोलिटिक? होमोलिटिक होगा ना भाई, राइट। मान लेते हैं क्लोरीन का अगर बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, ऐसे क्लोरीन Cl+ और Cl- में ब्रेक होता है, बट वहाँ पे उसके लिए कैटलिस्ट का यूज है, किसका? कैटलिस्ट। बट अगर सिर्फ Cl को अगर हीट कर रहे हैं, राइट, तो Cl रेडिकल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक ब्रेकेज। तो और अगर ब्रेक करना है, हीट कर रहे हैं और बॉन्ड ब्रेक होना है, वहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा भी है, तो पहले कौन ब्रेक होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहाँ पे पाई बॉन्ड का कैसा ब्रेकेज? यस। अब इसके अबाउट रोटेशन होगा, करेक्ट। और पर्पस कहाँ पे जाना है, ये मैं मैकेनिज्म इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ जाना है। तो क्या दोनों को रोटेट कर दें? दोनों को रोटेट कर दें, कालिदास वाला बात हो जाएगा। नहीं समझे?
एक महान कवि हुए हैं अपने ज़माने का, कालिदास। उनका स्टोरी जानते हैं कि नहीं? महामूर्ख से महापंडित का उपाधि मिला है उनको, मेघदूत का रचना, राइट। तो इनिशियल में वो कर क्या रहे थे कि जिस डाल पे बैठे हुए थे ना, उसी को उस तरफ काट रहे थे। काटने के बाद वही गिरेंगे। अब सोचिए कहाँ से कहाँ तक। वैसे ही वाल्मीकि जी डाकू थे, यस भाई। वो राम राम करने के लिए किसी और टर्म से स्टार्ट किए थे, बोल ही नहीं पाते थे। असंस्कृत में रामायण लिखती है महाकवि तुलसीदास, महाकवि। तो सबका, इसलिए कि कोई भी खराब है आज के डेट में, तो ये नहीं है कि हाँ वो आगे भी खराब रहेगा। अगर हृदय परिवर्तन हो गया तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, आप लोग लिटरेचर ठीक से नहीं पढ़े हैं क्या? ज्योग्राफी वगैरह? ये इंडिया का मैप है ना, असम। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है इंडिया में? कोयला नहीं समझते हैं क्या? को बोलना पड़ेगा। कैसे यूपीएससी की तैयारी होगा भाई? अच्छा देखिए, कोयला का मतलब कोको कोला है। यहाँ मैं बताता हूँ, तभी तो वहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद है, जिसका नाम अभी IIT ISM हो गया, राइट। झरिया धनबाद के बगल में ही है। पूरे एशिया में वो ज़्यादा वहाँ पे होता है। झारखंड तो एक स्टेट हो गया ना। मैं जगह पूछा था भाई। चलिए, अभी तो वहाँ पे नहीं है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्वालिटी का और सबसे ज़्यादा अवरक कहाँ मिलता था? अवरक, माइका। बहुत पढ़ना पड़ेगा अगर यूपीएससी की तैयारी की तो। वो भी झारखंड में, कोडरमा। आगे नहीं पूछूंगा, कुछ भी आप लोग याद नहीं है। इसका मतलब है कि अभी भी मैं ज्योग्राफी में आप लोग से आगे रह सकता हूँ। ये तो बता सकते हैं धान कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? 2 स्टेट का नाम बताइए। बंगाल और असम। वहाँ पे साल में 3 बार होता है धान। एक कटन एक दूसरा लगा दिया जाता है। ये तो ऐसे भी चलते देखते हैं, इधर थोड़ा ज़्यादा चावल लोग खाते हैं, सबसे ज़्यादा गेहूँ, तब पंजाब। ये सब पढ़ना पड़ता है भाई, अगर आप ज्योग्राफी लेकर स्टार्ट कर दिए यूपीएससी की तैयारी करना तो। और हिस्ट्री लेकर अगर स्टार्ट कर दिए तो क्लास 6 से NCERT देखना पड़ता है। NCERT लाइन बाई लाइन, मैंने बहुत सारा, लेकिन स्टार्टिंग तो वहाँ से ही होता है ना। सबसे अच्छा बात देखिए, ये तो यहाँ ये भी मुझे बहुत मोटिवेशन लगता है। 90% IIT जो यूपीएससी करते हैं वो टॉपिक चेंज करके करते हैं। पढ़ते रहते हैं टेक, BTech, राइट, कंप्यूटर साइंस। तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो साइंस नहीं लेते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेकर। उसमें साइंस में थोड़ा स्कोर कम होता है, वहाँ तो मेन एनालिसिस है ना, किस में स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, तो ज्योग्राफी वगैरह में थोड़ा सा रेट ज़्यादा रहता है, सक्सेस रेट रहता है। आप तैयारी करने जाएंगे तो कौन सा टॉपिक से सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा, वो सक्सेस रेट वहाँ पर देखा जाता है। बाकी तो इंटरव्यू उनका निकल जाएगा, क्योंकि वो IITians हैं। इंटरव्यू करने जाएगा तो पहला ही इंप्रेशन हो गया IIT से है, बहुत बड़ा इंप्रेशन रहेगा। बाकी वहाँ पे JMN, तो सोचिए कितना माइंडसेट चेंज हो गया। साइंस पढ़ने वाला बच्चा को हिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है, बट करना है तो रट्टा मार लेगा। चलिए, एनीवे, तो बातों को समझते हैं। तो इसका रोटेशन करेंगे तो वन साइड इज कीपिंग कांस्टेंट, दूसरे साइड को रोटेट करेंगे। अब ये सिंगल बॉन्ड बनने के बाद तो फ्री हो गया रोटेशन ओपन शेल में, तो CH3H अब फिर से बॉन्ड बन जाएगा, रेडिकल रेडिकल कंबाइन टुगेदर, कपलिंग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट हुआ या एटलीस्ट 1 बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा। तो cis से ट्रांस ओपन चेन में, cis से ट्रांस ओपन चेन में आने के लिए हम लोग को पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा।
इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक एक बॉन्ड ब्रेक करके आए हैं और कनेक्टिविटी का डिफरेंस नहीं है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब दिस टू आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल या कॉन्फिगरेशनल। देखिए बोथ आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्फिगरेशनल। एक मैकेनिज्म दिखा दिया स्टूडेंट, इसको आगे यूज कर सकते हैं। एग्जाम में इस पे ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा कि सिस फॉर्म है, वहाँ पे हीट किए। यहाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, सिस फॉर्म है, हीट किए, अब मिक्सचर में क्या क्या रहेगा, सिस भी रहेगा और ट्रांस भी रहेगा। तो दिस टू आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉन्फिगरेशनल। यहां देखेंगे भाई, करेक्ट। यहां देखिए, इसको डिफरेंस समझाने का क्लोरीन ही मान लेते हैं, करेक्ट है ना। एक क्लोरीन और ए भी क्लोरीन, करेक्ट, दोनों अभी पैरेलल रखे हुए हैं। अब यहाँ से बस थोड़ा सा 1 डिग्री का रोटेशन लेते हैं, कीपिंग दिस कांस्टेंट। सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन तो फ्री है ओपन चेन में, ओपन चेन लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 1 डिग्री का रोटेशन लेते हैं तो जब यहाँ देखिए समझिए बातों को, क्लोरीन ऐसे है तब डिस्टेंस क्लोरीन के बीच में, और थोड़ा सा 1 डिग्री का रोटेशन लिए कीपिंग दिस कांस्टेंट दिस वन, तो थोड़ा तो डिस्टेंस का डिफरेंस हो गया, स्पेशल अरेंजमेंट का सेम डिस्टेंस रहा है डिफरेंट। तो 0 से 1 के बीच में कितना नंबर, तो 0 डिग्री का अभी अगर है पैरेलल है और 1 डिग्री का रोटेशन लिए हैं तो उसके बीच में ही इनफाइनाइट कंपाउंड बन गया, राइट। लेकिन कोई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो वैसा स्टीरियोआइसोमर जिसको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए किसी बॉन्ड को ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमिज्म बोथ आर स्टीरियोआइसोमर, स्पेशल डिफरेंट है, बट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई बॉन्ड ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट हुआ है नहीं। तो इन दोनों को किस कैटेगरी में रखेंगे, कॉन्फिगरेशनल या कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। अब क्लियर कट समझ में आ गया, व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। अब स्टूडेंट हम लोग कॉन्फिगरेशनल पहले कवर करेंगे, ठीक है। और कॉन्फिगरेशनल में आप लोग का फेवरेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नहीं इसलिए फेवरेट क्योंकि जब भी मैं पूछा था स्टीरियो आइसोमिज्म तो यही आंसर आता था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, इसलिए बहुत फेवरेट है ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म। पहला पॉइंट बनाइएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर दोज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर दोज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर अच्छा स्टूडेंट एक मिनट रुके, तो स्टीरियो में कौन कौन सा, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल, और कॉन्फॉर्मेशनल तो ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। ध्यान सुनिएगा, मैं क्वेश्चन बैंक को अभी फॉलो कर रहा हूँ, इन लोग का जे मेन वाले बच्चों को मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अगर एग्जाम में यहाँ ध्यान सुनिए, अगर आ गया टोटल स्टीरियो आइसोमर, क्या आंसर लगा के आइएगा, मेरा डाउट समझे। एग्जाम में आया टोटल स्टीरियो आइसोमर, और टोटल स्टीरियो आइसोमर में कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल, तो उस तरीके से तो इनफाइनाइट होना चाहिए, बट आंसर उनका पूछने का सेंस ये रहता है टोटल स्टीरियो आइसोमर में सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल मिला के आंसर दीजिएगा, यही आपका आंसर करेक्ट होगा। एक्चुअली स्टीरियो आइसोमर पूछना
हालांकि सबसे बेस्ट इसे अगर आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन तो वहाँ पे मेंशन करते हैं टोटल कॉन्फ़िगरेशनल, बट फिर भी अगर सिर्फ स्टीरियो बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि सिर्फ क्या पूछना चाह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, उसमें कॉन्फॉर्मर को ऐड नहीं कीजिएगा। बात डिफरेंस समझ में आया कि कन्फ्यूजन कहाँ से होता है? अगर आपको तो लगता है कि स्टीरियो को मतलब दोनों का सम, और दोनों का सम कीजिएगा तो फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ऑलवेज आंसर इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट ऑप्शन में रहेगा भी नहीं शायद, इसलिए स्टीरियो आइसोमर भी रहेगा तो उसमें क्या किसका आंसर लगाना है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल का। मेरे बात को समझ में आ गया? एनीवे, तो क्या लिख रहे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर दोज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर which differ in a spatial arrangement of atom or group, a spatial arrangement of atom or group about a bond, but that bond is multiple bond in open chain, or single bond in ring, तो मल्टीपल बॉन्ड इन ओपन चेन को अंडरलाइन कीजिए, मल्टीपल बॉन्ड इन ओपन चेन, और रिंग में कौन सा, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिंग में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं होगा, बट जनरली जो हम लोग को सिलेबस में है वो सिंगल बॉन्ड तक रहेगा, ठीक है, वहाँ तक काम चल जाएगा। तो मोस्टली दो ही चीज़ एनालाइज करना है, मल्टीपल बॉन्ड इन ओपन चेन एंड सिंगल बॉन्ड इन रिंग। तो पहले दो कैटेगरी बनाए थे, दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। अब हेडिंग बनाइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ओपन चेन, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ओपन चेन। यहाँ पे जितना ऐसा एग्जाम्पल लूँगा स्टूडेंट, वो आपके लिए मच मोर हो जाएगा नीट वाले बच्चों के लिए। उसके बाद सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और आएगा यहाँ से पक्का क्वेश्चन। आपका फिजिक्स में हर चैप्टर से आएगा भाई, 50 क्वेश्चन का ऑप्शन है, नहीं एक दो क्वेश्चन नहीं है, वैसे केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन है, हर चैप्टर से आ जाएगा, इसलिए हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि दिस टॉपिक इज कितना इंपॉर्टेंट, आएगा ही नहीं आएगा, हर टॉपिक एक एक क्वेश्चन आएगा। बनाना 45 लेकिन हर चैप्टर से ऑप्शन है ना आपके पास। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस में, ज्योमेट्रिकल इन ओपन चेन, रिंग में बाद में देखेंगे, ठीक है। और ओपन चेन में क्या रहेगा सर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यही हो सकता है ना भाई, डबल बॉन्ड या, और डबल बॉन्ड में क्या आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड में क्या कौन कौन सा डबल बॉन्ड मिलने का चांस है सर? एक तो ये रहेगा ही रहेगा, सी डबल बॉन्ड सी, एक क्या रहेगा, और कहीं पे डबल बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको कौन सा बॉन्ड बोलिएगा, डबल बॉन्ड। मैं सिर्फ डबल बॉन्ड पूछ रहा हूं, होगा ही नहीं होगा, हाँ या ना, और कहीं पे फंक्शनल ग्रुप याद करेंगे, बोले मैं वेट कर रहा हूं। चलिए ये ऐसे भी आपको दिमाग में नहीं आता, लिखिए एन डबल बॉन्ड एन। एक रिएक्शन में पढ़ाता हूँ डाई आइमाइड, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहेगा स्टूडेंट, सर सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहेगा और सी ट्रिपल बॉन्ड एन रहेगा। तो एक काम करते हैं ना,
पहले हम लोग सी ट्रिपल बॉन्ड सी का ही बात कर लेते हैं। और सबको ये पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है, और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में वन आइसोमर दूसरे आइसोमर के रिस्पेक्ट में स्पेशल अरेंजमेंट से डिफर करता है। पक्का है? चलिए मान लेते हैं कि ए है एच, और सपोज कीजिए कि ए भी ए है डी, अलग ही कर दी, दिखा दिए, राइट। ये है एच, ए है डी, और हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, या एच और एच ही रखिए, और पहले मैंने डिस्टेंस मेजर कर लिया कि यहाँ के बीच में डिस्टेंस है L1, कितना है, और यहाँ देखिएगा भाई सब लोग, और ये है SP, ये है SP, तो ज्योमेट्री लीनियर रहेगा। इसका मतलब एक लाइन पे है एक SP कार्बन ना, और भी क्या है, तो SP का ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर। उसके बाद हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि बस ट्रिपल बॉन्ड है और कॉन्फिगरेशनल है, तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, रोटेट करेंगे और डिस्टेंस चेंज करने की कोशिश करेंगे, राइट। देखिए ऐसा तो कभी होगा नहीं कि एक ही बार में आप 4 रेडिकल बना दीजिएगा। ये 1 रेडिकल ही अपने आप में क्या होता है, इंटरमीडिएट। 2 रेडिकल हाईली अनस्टेबल सिचुएशन, 4 रेडिकल तो हाईली से भी ट्रिपल कर दीजिए। बट आपको सिर्फ समझाने के लिए, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ये मैं काम किया हूँ। मान लेते हैं लेटर सपोज अगर ऐसा हो गया, ठीक है, और इसके बाद आप रोटेशन लिए, रोटेशन लेने के बाद इसको एक तरफ को कांस्टेंट किए जैसा हम लोग करते थे, इसको रोटेट किए, और उसके बाद फिर से रोटेशन लेने के बाद अगर बॉन्ड बनाते हैं, एग्री, आपने इसको घुमाया फिर बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनने के बाद फिर से तो यही बनेगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड को तो ख़त्म करना नहीं था, ब्रेक कर, राइट। तो यहाँ से फिर से अगर करते हैं तो क्या डिस्टेंस चेंज हो पाया, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है तो ट्रिपल बॉन्ड तो रखना पड़ेगा ना। डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल, एक मिनट, डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है तो डबल बॉन्ड को हटा के देखना है या डबल बॉन्ड रहेगा। तो वैसे ही इसमें कंपेयर करना है तो आपको नहीं था कि L1 = L2 रहेगा, हाँ या ना। इसका मतलब कितना बढ़िया बात हो गया। आज के बाद देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल अराउंड ट्रिपल बॉन्ड। आज के बाद ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, चाहे ग्रुप सेम हो या ग्रुप डिफरेंट हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल एलिमेंट चेंज नहीं हो पाएगा, इवन इफ हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे फिर भी, करेक्ट है। इसका मतलब है, एक मिनट रुकिए, इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ओपन चेन में ट्रिपल बॉन्ड वाला केस खत्म, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके अबाउट पॉसिबल, तो फिर सिर्फ कौन सा कैटेगरी पढ़ना है, एक लाइन लिख लीजिएगा। अब ये पूरा लिखने के बाद कंक्लूड कर लिया जाए। देखिए कंक्लूजन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर is not possible about triple bond in open chain.
यहाँ पे हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग डबल बॉन्ड में आते हैं। तो स्टूडेंट डबल बॉन्ड में 1 बाय 1 एनालाइज करेंगे। पहले सी डबल बॉन्ड सी को देख लेते हैं, फिर सी डबल बॉन्ड एन को देख लेंगे, फिर सी डबल बॉन्ड ओ को देख लेंगे, फिर एन डबल बॉन्ड एन के। आज इसमें देख लेंगे किसके अबाउट होगा, किसके अबाउट नहीं होगा। तो पहले किसको एनालाइज करेंगे, अबाउट सी डबल बॉन्ड सी। और जितना 4 केस लिया हो ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यही 4 केस आपको मिलेगा। अगर डबल बॉन्ड में एनालाइज करना है तो हम लोग सिलेबस में इतना से आपका काम चल जाएगा। इतना बस याद रखिएगा, मेरे लिए काम हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए कंडीशन, और कंडीशन क्यों है वो मैं बाद में आपको प्रूफ कर दूंगा। देखिए सी डबल बॉन्ड वैसा ओपन चेन का डबल बॉन्ड जिसके अबाउट अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो पाता है, उसका कंडीशन मैं यहाँ पे लिखूंगा। उस डबल बॉन्ड को हम लोग अलग से नाम देंगे, एक्टिव डबल बॉन्ड। क्या नाम देंगे वो मैं लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ सुन लीजिए। तो यहाँ पे कंडीशन ये है A नॉट इक्वल टू B एंड M नॉट इक्वल टू N। 1 मिनट, इसका मतलब है कि दो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C अबाउट विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, देन ईच डबल बॉन्डेड कार्बन इंडिविजुअली, मिक्स करके नहीं, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप। राइट, मैंने क्या बोलने की कोशिश किया कि वैसा सी डबल बॉन्ड सी जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, पॉसिबल है, तो उसका दोनों डबल बॉन्ड को एक साथ मिलाकर नहीं देखना है, इंडिविजुअली। इस पे जो 2 ग्रुप रहेगा आपस में क्या रहना चाहिए, डिफरेंट। और यहाँ पे जो 2 ग्रुप रहने चाहिए आपस में क्या रहना चाहिए। बट यहाँ पे अगर ए और बी है तो यहाँ पे ए और बी पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल है, मिक्स नहीं करना था। इसका देख रहे हैं तो सिर्फ इसका देखेंगे, इस पे 2 ग्रुप है, दोनों आपस में डिफरेंट है या नहीं है। ये तो भाई यही तो आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये एग्जाम्पल आप लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं, नहीं भी पढ़े फिर भी। सी शॉर्ट ट्रांस, हाँ है ना, यहाँ पे 2 ग्रुप है, आपस में डिफरेंट है, बट यही 2 ग्रुप यहाँ पे है या नहीं है। तो यहाँ जो 2 डिफरेंट ग्रुप है वो यहाँ पे हो भी सकता, और इसलिए इसका इसके साथ बात नहीं था। बात क्या था कि ईच डबल बॉन्डेड कार्बन, सॉरी एक बार लिख लीजिए कंडीशन में, बस यही एक कंडीशन था। अब वो क्यों कंडीशन था उसको मैं आगे प्रूफ कर दूंगा। दो डबल बॉन्डेड कार्बन, दो डबल बॉन्ड, ऐसे लिखेगा, दो सी डबल बॉन्ड सी, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, दो सी डबल बॉन्ड सी अबाउट विच ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जी आई लिखने से काम चल जाएगा, अबाउट विच जी आई इज पॉसिबल, then each double bonded carbon individually, then each double bonded carbon individually must have 2 different group, must have 2 different group. करेक्ट है ना। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये 4 केस है। इन चारों में किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, किस डबल बॉन्ड के अबाउट होगा, इसमें होगा। ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने का सबसे बढ़िया कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल ग्रुप आर डिफरेंट, यहाँ पर तो पक्का होगा, राइट। यहाँ पे
सर इस पे दो डिफरेंट ग्रुप है, ए एंड बी। यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप है, ए एन, बट यहाँ पे ए जो है वहाँ पे है, कोई बात नहीं है, मुझे उसका मतलब ही नहीं था अभी, राइट। यहाँ भी होगा, यहाँ पे होगा या नहीं होगा। यहाँ पे दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को 1 by 1 देखना है, एक साथ मिलाकर या 1 by 1। इस पे दो डिफरेंट ग्रुप है, ए और बी। इसको देखेंगे तो इस पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है, ए एंड बी। यहाँ भी होगा, बट इसमें होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। कौन सा डबल बॉन्डेड कार्बन की वजह से नहीं हुआ, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होने के लिए ये है, ये भी तो दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके अबाउट नहीं होगा, करेक्ट है। ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा, बट ऐसा आएगा नहीं, आ भी सकता है। चलिए इसमें टिक लगाइए। ज्योमेट्री किस में होगा, किस में नहीं होगा। इसमें होगा या नहीं होगा, होगा। क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें होगा या नहीं होगा। इस डबल बॉन्ड पे दो ग्रुप, कौन कौन सा, मिथाइल और हाइड्रोजन। इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन एंड, यहाँ भी होगा। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं दोनों हाइड्रोजन ही है, ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है, इसको दो अलग ग्रुप मानना है। सेम ग्रुप मानना है या दो अलग ग्रुप, अलग ग्रुप मानना है। यहाँ पे होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, करेक्ट। अब नीचे एक लाइन लिखिए, दोज डबल बॉन्ड अबाउट विच ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल, दोज डबल बॉन्ड अबाउट विच ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल आर कॉल्ड एक्टिव डबल बॉन्ड। आपको पता है ना कि 2-3 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद, इस एग्ज़ाम के बाद सिलेबस अभी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। सिलेबस लिखवा नहीं रहा हूँ, उस चीज़ का सिलेबस नहीं, टेस्ट का नहीं। मैं हर 7 दिन पे एक दिन क्लास 1 आवर का सेट लूँगा, केमिस्ट्री का हाफ एन आवर इनऑर्गेनिक पूछूंगा। क्या पूछेंगे, और एक ही टारगेट दूंगा, और मैं रैंडम पूछूंगा कहीं से भी, ठीक है, कि इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। और स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक तो पक्का जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो 10 दिन का टारगेट है, मैं ही कवर करवाता हूँ इनऑर्गेनिक, आप लोग से नहीं होगा, प्लानिंग करते रह जाइएगा। देखिए, दोज डबल बॉन्ड अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल आर कॉल्ड एक्टिव डबल बॉन्ड। और जिस दिन पूछना रहे, मैं अनाउंस न करके नहीं पूछूंगा, 7 डेज के टाइम दूंगा, उसके बाद 8वां दिन 9वां दिन, हाँ, तो जिस दिन अनाउंस करेंगे उस दिन पूरा अटेंडेंस गायब हो जाएगा। गलती से तो कुछ लोग आते हैं क्लास करने के लिए, लेकिन एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वीडियो का व्यू रहता है, मैं ऑब्जर्व किया हूँ 20+ इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसे पब्लिक करते हैं तो कुछ रैंडम भी लोग देख लेते होंगे, वो तो एक बार भी क्लिक कीजिएगा तो व्यू उसका हो जाएगा। 1 सेकंड के लिए अगर देख ले तो व्यू हो गया ना। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए,
ये लिखिए एक्टिव डबल बॉन्ड। इसमें क्या यहाँ देखिएगा, जनरली नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हो सकता है कि किसी के दिमाग में एक फार्मूला होगा 2n। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जनरली एक फार्मूला था 2n, जहाँ पे n लिखा रहता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। n क्या लिखा रहता है? करेक्ट आंसर है n, वहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव डबल बॉन्ड क्या रहेगा? बोलिए, यहाँ पे आपके पास 4 डबल बॉन्ड है, इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा? क्यों नहीं होगा? ये एक्टिव डबल बॉन्ड नहीं है। किसकी वजह से? इस कारण की वजह से। क्या ये एक्टिव डबल बॉन्ड है? तो इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे 2 ग्रुप H और इधर का इथिनाइल, 2 ग्रुप हो गया। इसके लिए H और इधर का पूरा पार्ट बिहेव लाइक ए ग्रुप, तो ये इसके अबाउट होगा, ये एक्टिव डबल बॉन्ड है। इसके अबाउट भी होगा, ये एक्टिव डबल बॉन्ड। तो आज के बाद अगर किसी कंपाउंड में मोर देन 1 डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या आप डिसाइड कर लेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्टिव डबल बॉन्ड? यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्टिव डबल बॉन्ड? नंबर ऑफ एक्टिव डबल बॉन्ड इक्वल टू 2। करेक्ट है ना? अब ये समझना बहुत ज़रूरी है जब भी ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा? अभी तो एक्टिव डबल बॉन्ड सिखाया भाई। ये एक्टिव डबल बॉन्ड है क्या? राइट? नहीं होगा। करेक्ट? तो ये तो बहुत शॉर्टकट हो गया ना कि सर नहीं होगा। रीजन देख लेते हैं। बोलिए, यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस, यहाँ का डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड का 2 ग्रुप, इस डबल बॉन्ड के बीच का जो 2 ग्रुप है उसके बीच में अगर डिस्टेंस देखेंगे तो एक डिस्टेंस तो है सर L1, करेक्ट? एक डिस्टेंस है L2, और इसका मतलब है कि A का M के साथ और A का N के साथ कितने टाइप का डिस्टेंस है? A और M के बीच में डिस्टेंस, A और M के बीच का डिस्टेंस L1 एंड L2। मैं ये बोल रहा हूँ, कौन सा ए बोल रहा हूँ? ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? A। और बिकॉज ये दोनों ए है सेम कार्बन पे, तो कनेक्टिविटी वाइज तो दोनों सेम टाइप ऑफ है, तो मैंने ए बोला। दोनों एक से अगर लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आया ए और एम सर बोले हैं, और कुछ ऐसे नहीं दिखाते तो ए और एम, तो ऐसे भी देखते हैं, फिर दिमाग में आता है ये भी तो ए है। तो ए और एम के बीच में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस, L1 एंड L2। यहाँ तक समझ में आया बात? और ए और एन, L1 एंड L2। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा भाई, इन 4 वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस और 4 सिचुएशन। एक का, अब इसमें से अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, रोटेट करते हैं, कोई भी डिस्टेंस L1 L2 में कोई भी डिस्टेंस अगर चेंज हो गया, अगर चेंज हो जाता है, मतलब वो क्या रहेगा, वहाँ पे पॉसिबल था। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक किए और उस पार्ट को रोटेट कर रहे हैं जानबूझ के। इस पार्ट को रोटेट करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा रोटेशन हुआ था या नहीं हुआ था। ये दोनों तो यही है, राइट? तो आपको फील कराने के लिए मैंने उस पार्ट को रोटेट किया और एन को ऊपर भेज दिया और एम को नीचे ले आया। अब तो डैम श्योर कि दिस पार्ट इज कीपिंग कॉन्स्टेंट रोटेशन हुआ, क्योंकि हम लोग ब्रेक करते हैं, चेंज करते हैं एक वन ज्योमेट्रिकल आइटम से दूसरे में, तो हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करके ही करते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे ए और एम के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे इसमें L1, अरे यह स्क्वायर है ना भाई, सॉरी रेक्टेंगल है ना, क्या है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल डिफरेंट रहेगा या सेम ही रहेगा?
तो ए, यहाँ भी तो L1 और L2, और ए और एन का, तो वहाँ पे जो दो टाइप का डिस्टेंस ए और एम का था और ए और एन के बीच का भी जो दो डिस्टेंस था वही डिफरेंट डिस्टेंस यहाँ मिला या डिटो सेम ही डिस्टेंस मिल गया है? सेम। तो क्या डिस्टेंस स्पेशल में चेंज हुआ? नहीं हुआ। दिस इज द रीजन कि वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप आइडेंटिकल रहता है तो ज्योमेट्रिकल इसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना बात तब करना है जब कोई पूछेगा क्यों और कैसे, अदरवाइज शॉर्टकट कंडीशन याद रखिएगा। मैं एज ए टीचर आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप आइडेंटिकल हो गया तो वहाँ पे उस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है। इसको हटाया जाए एवरीवन। तो मुझे लगता है सी डबल बॉन्ड सी के लिए आप लोग श्योर हो गए कि ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा सी डबल बॉन्ड एन का देख लेते हैं कि इसके अबाउट होगा या नहीं होगा। बोलिए इस डबल बॉन्ड, ये हेटेरोटॉम डबल बॉन्ड हो गया, राइट। ज्योमेट्रिकल इसमें पॉसिबल है या नहीं है? कैसे? लोन पेयर से भी इंपॉर्टेंट था डिस्टेंस। sp2 ऑप्शन है, राइट। sp2 का ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनार, बट फिर भी शॉर्टकट के लिए लोन पेयर को भी आप एक ग्रुप जैसा ट्रीट कीजिएगा। उसके बाद कैसा ट्रीट करना है लिख लीजिए, लोन पेयर ऑल्सो ट्रीटेड लाइक ए ग्रुप। एनालिसिस के लिए सिर्फ करेक्ट। ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट, है ना। कोई एक ऐसा डिस्टेंस बताइए जो यहाँ पे आकर डिफरेंट हो गया। सर एक डिस्टेंस तो सामने दिख रहा है, डिस्टेंस बिटवीन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, और ये डिस्टेंस बिटवीन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन ये डायगोनल का लेंथ पे है, यहाँ पे साइड के लेंथ पे है। सेम डिस्टेंस या डिफरेंट डिस्टेंस? डिस्टेंस चेंज हो गया। तो मतलब डिस्टेंस चेंज होने से मतलब था दिस इज द रीजन कि यहाँ पे पॉसिबल है, हाँ या ना? होगा, करेक्ट है ना। यहाँ पे होगा या नहीं होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन या कार्बन? कार्बन रिस्पॉन्सिबल। नाइट्रोजन पे तो दो ग्रुप था बट इसमें आइडेंटिकल हो गया, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि सर सी डबल बॉन्ड एन के अबाउट भी पॉसिबल है, प्रोवाइडेड सी डबल बॉन्ड एन के अबाउट पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कार्बन पे टू डिफरेंट होना चाहिए। नाइट्रोजन पे नहीं बोलेंगे क्योंकि नाइट्रोजन पे तो ग्रुप एक ही रहेगा, एक लोन पे तो है ही, करेक्ट है ना। लास्ट का तो यही है कि अगर डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड का दोनों एटम, कार्बन नहीं बोलेंगे, दोनों एटम पे दो ग्रुप डिफरेंट। जब व्हाट अबाउट सी डबल बॉन्ड हो, मैं जानबूझ के तो इसको डिफरेंट रखा, राइट। बट यहाँ पे सर दो ग्रुप तो है, दो लोन पेयर, बट है तो लोन पेयर, इसका ऑप्शन sp2 आइडेंटिकल हो गया। मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सी डबल बॉन्ड ओ के अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हो गया। यहां देखिए स्टूडेंट, इसका फार्मूला है N2H2, पढ़िए तो
ये है डाई, पढ़िए एमाइड, डाई आइमाइड नहीं, डायनामाइट नहीं भाई, वो सब बोलिएगा, डाई आइमाइड, ठीक है। अभी ऐसे ही जानते हैं रूस और यूक्रेन, न्यूज़ नहीं देखते हैं क्या? तो उसका नाम रूस ही है भाई हिंदी में। देखिए इंडियन लोग कहाँ कहाँ पहुँचा हुआ पढ़ने के लिए। हाँ वहाँ पे बहुत मेडिकल का जाता है, मेडिकल का जाता है, पैसा कम। हाँ आज से 10 साल पहले मेरा एक स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ के आया था, और उस टाइम पे मुझे था यूक्रेन क्यों पढ़ने जा रहा है इंडिया छोड़कर। तो अगर नहीं कंप्लीट होता, अगर नीट वगैरह नहीं क्रैक कीजिएगा और फिर भी दिल्ली ख्वाहिश है डॉक्टर बनने का कम पैसा में, तो वो एक सही जगह था। अभी तो देखिए सारा गेम तो इकोनॉमिक्स का है, सारा गेम किसका है? इकोनॉमिक्स का है। वर्ल्ड वार 3 अगर टचवुड ऐसा नहीं हो, नीट छोड़िए, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो नीट देकर क्या कीजिएगा। वर्ल्ड बट वो बोल रहे हैं पीछे से पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सोने का भाव बढ़ गया तो उससे हमको क्या इंटरेस्ट है। चलिए उन सब चीज़ों से अभी हम लोग का नीट के लिए ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट वर्ल्ड वार 3 जिसमें सारा कंट्री इन्वॉल्व हो जा, सब लोग अपना ब्रह्मास्त्र यूज कर ले भाई, अर्थ रहेगा मेल्ट कर जाएगा। इतना अभी एटम बम बन चुका है, रहने का चांस है। इसलिए एक लेवल का है, अब उसमें एक ही लाइन में तो बोल दिए सब लोग। आप चाइना रशिया की तरफ आ गया है, और लगता है चाइना आज तक कोई भी काम करता बिना खुद का फ़ायदा के लिए नहीं, तो वायरस फैला के पैसा कमा लिया। आज तक हम लोग मास्क, पहले मास्क जानते थे, हॉस्पिटल जाते थे डॉक्टर को लगाए हुए देखते थे, राइट। तो समझिए ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा हो गया ना एक तरह से। आपको लगता है कि मेडिकल जो मेडिसिन वाला वो चाहें कि जल्दी से ख़त्म हो जाए कोरोना? इनसाइड का अगर इतना, तो मैं ये सब तो हॉलीवुड में देखा, मिशन इम्पॉसिबल 2nd या 3rd में था, वो लोग भी वायरस फैलाता है, वो लेकिन ही एंटीडोट निकालता है, राइट। क्या पैसे का गेम है। चलिए इन सब चीज़ों में हम लोग नहीं फंसेंगे। अभी यहाँ देखिए एन डबल बॉन्ड एन के अबाउट पॉसिबल है या नहीं है, तो AsP2 ये भी क्या है, अभी यहाँ पे एक फॉर्म तो ये रहेगा, और एक फॉर्म ए रहेगा, हाँ है ना। यहाँ पे एच और एच के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे एच और एच का डिस्टेंस सेम रहेगा, डिफरेंट डिस्टेंस है, डिफरेंट डिस्टेंस है। और एक किसी रिएक्शन में यूज होगा, और वहाँ पे सिस फॉर्म यूज होता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे दैट्स वाई मैं इसको ले रहा हूँ। तो ये कौन सा फॉर्म, अभी मैं सिस और ट्रांस का नाम मुझे नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड रहता है तो उसको सिस बोलते हैं। ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। तो यहाँ से जस्ट इंट्रोडक्शन आज हो गया इसका स्टीरियोआइसोमर का। यहाँ से नेक्स्ट क्लास। किसका निकल गया है? जेई मेन का निकल गया। वेट कीजिए, एग्ज़ाम पक्का होगा, पढ़ते रहिए। जब तक फॉर्म नहीं निकला है तब तक ज़्यादा मौका है। फॉर्म निकालने के बाद प्रेशर में आ जाइएगा, इसलिए अभी फ्री माइंड से पढ़िए। थोड़ा लेट होता है आपके लिए ज़्यादा बेटर है।